गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। इसके बाद में हमारे पास आ गया भाषा बोध। नीचे दिए गए निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। यहाँ पर है कविता में आए 5 तत्सम हैं। आपको कविता के अंदर जो 5 तत्सम शब्द आए हैं उनके बारे में बताना है, कौन कौन से हैं। फिर है पताका के 2 पर्यायवाची बताने हैं। पताका जो शब्द है उसके 2 पर्यायवाची आपको हल करने हैं। फिर काज, पाती, इनका जो तत्सम रूप है वो लिखना है। काज को क्या कहेंगे, तत्सम क्या होगा, ये तद्भव है, आपको तत्सम बताने हैं। काज का क्या होगा और पाती का क्या होगा। इसके बाद में सुख और सुर, इनका विलोम शब्द आपको हल करना है। अगला है हमारे पास में संभवतः का उर्दू पर्याय क्या होगा। संभवतः जो शब्द है इसका उर्दू में पर्यायवाची क्या शब्द होगा, इसका आपको बताना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है लीने और पात्र का हिंदी शब्द है। ये जो शब्द है इनका हिंदी अर्थ क्या होगा, लीने का अर्थ क्या होगा और पात्र का शब्द का अर्थ क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। शुद्ध का विशुद्ध, ऐसे ही आपके पास में अलग अलग शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों का आपको विलोम लिखना है। उपसर्ग बनाकर आपको शब्द परिवर्तित करना है। जैसे शुद्ध का विशुद्ध हो जाएगा, गमन का आगमन हो जाएगा। इस प्रकार आपको उपसर्ग जोड़ के शब्दों का निर्माण करना है। फिर हमारे पास में विविध कौशल, स्किल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, बोलचाल कौशल, स्पीकिंग स्किल। आप अपने पुस्तकालय से सैनिक की जीवनी या सैनिकों पर आधारित कोई पुस्तक पढ़कर आप सबको सुनाइए। ये आपको जीवन में कभी अवसर मिलता है आपको, तो आपके पास में कोई पुस्तक हो तो उसके बारे में, किसी भी सैनिक के बारे में या उस पर आधारित कोई पुस्तक हो, कभी भी आपको पढ़ने का अवसर मिले तो आप उसे पढ़ें। फिर है लेखन कौशल। यहाँ पर है यदि मैं सैनिक होता, इस शीर्षक पर अपने शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। इसमें 40 या 50 शब्दों के अंदर तो आपका ये कार्य होगा, यदि मैं सैनिक होता, तो आप अपने आप को सैनिक के रूप में देखते हुए ये लिखना है कि अगर आप खुद सैनिक होते तो आपको अपने शब्दों में लिखना है कि अगर आप सैनिक होते तो आप क्या करते, देश के लिए क्या करते, स्वयं के लिए क्या करते, परिवार के लिए क्या करते, राष्ट्र के लिए क्या करते, मातृभूमि के लिए आप क्या करते। अगर आप सैनिक होते तो आप क्या क्या कार्य संपन्न करते। आगे देखिए, इसमें अनुगामी गतिविधि, देश प्रेम अथवा सैनिकों के जीवन पर आधारित कविताओं का संकलन कर उनका ओजस्वी स्वर में वाचन कीजिए। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे एक लेखक हुए हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, इन्होंने एक कविता लिखी वीर तुम बढ़े चलो। ऐसे ही साहिर लुधियानवी है जिन्होंने कविता लिखी है देश है वीर जवानों का। आपने सुना होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को कि साहिर लुधियानवी ने कविता लिखी थी, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इसके बाद में हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने कविता लिखी देश के सैनिकों से। ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने कविता लिखी थी भारत माता का मंदिर यह है। इस प्रकार हमारे कवि और हुए हैं बाल कवि बैरागी, इन्होंने कविता लिखी नौजवान आओ रे। तो यहाँ पर अनेक कवियों के द्वारा अनेक रचनाएं लिखी गई है। कभी आपको जीवन में अवसर मिले तो आपको इन कवियों की इन रचनाओं का अध्ययन भी करना चाहिए। अगला है हमारे पास में गद्य और पद्य में अंतर होता है। गद्य में गेयात्मक, लय, तुक और छंद प्रयुक्त होते हैं। गद्य में और पद्य में अंतर होता है। पद्य में क्या होता है, इसे गेयात्मक यानी गाया जाता है, इसमें एक लय होती है। तुक का मतलब होता है लास्ट के जो शब्द होते हैं उनको मिलाया जाता है, और इसमें छंद का प्रयोग किया जाता है। कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम का होना आवश्यक नहीं है, भाव प्रमुख होता है। या जरूरी नहीं है कि कर्ता आगे आए उसके बाद में कर्म हो फिर क्रिया हो। यहाँ पर केवल इसका कविता के अंदर भाव की प्रधानता है। और गद्य की अपेक्षा कम शब्दों में बात को कहा जाता है। इसमें गद्य की अपेक्षा गद्य में आपको बड़े शब्दों में लिखना पड़ता है, जबकि इसमें अल्प शब्दों में, कम शब्दों में बात को कहा जाता है। लय तुक से ध्वन्यात्मकता उत्पन्न की जाती है। लय और तुक जब मिलाया जाता है उससे ध्वनि में आनंद की प्राप्ति होती है। प्राय पहली और दूसरी पंक्ति का अंतिम वर्ण एक ऐसा होता है जैसे इसी पाठ का में समान और महान, चाह राह, खोल डोल, सेज तेज, पदचाप शाप आदि वर्ण समूह को देखा जाता है। जैसे यहाँ पर शब्द आया समान और महान, यानी आपकी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन थी, उसका जो लास्ट शब्द था ये देखिए मिलता हुआ शब्द है जैसे समान महान।
आगे देखिए, वाचन कौशल अपठित बोध। यहाँ पर निम्नलिखित अपठित पद्यांशों को पढ़कर इस प्रकार पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पद्यांश है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राट के शवों पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। यहाँ पर एक पुष्प ने गाथा लिखी है पुष्प के द्वारा कि चाह नहीं, मुझे इच्छा नहीं है कि सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊँ। जो अच्छा गाने वाली होती है सुरबाला होती है, एक सुंदरी होती है, उनके गहनों में गुथ जाऊँ। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लल जाऊँ। ऐसा भी नहीं कि वरमाला के अंदर बनकर एक लालची के समान दिखाऊँ। चाह नहीं सम्राट के शवों पर, यानी इन्हें ये भी इच्छा नहीं कि कोई सम्राट हो उनकी आरती पर या उनके शव पर मुझे डाला जाए। और ये भी मुझे चाह नहीं कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य के बारे में सोचूं। और मुझे ये वनमाली को कहता है कि हे वनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जिस पद पर अनेक वीर जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, यह इस पद्यांश में किसका वर्णन है? तो यहाँ पर एक पुष्प का वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार कहाँ जाना चाहता है, कि एक वीर सैनिक के जिस रास्ते से वीर सैनिक जाते हैं उनके चरणों में वो गिरना चाहता है। पुष्प क्या चाहता है? मातृभूमि के लिए जिन्होंने शीश कटाए हैं, ऐसे वीर जिस मार्ग से जाते हैं उस रास्ते या उस मार्ग में मैं गिरना चाहता हूँ। पुष्प ने स्वयं को वीरों के पथ पर डालने की किससे प्रार्थना की है? वनमाली से, वन का जो माली है उससे। इसमें से कौन सा शब्द पथ का समानार्थी नहीं है? पथ का रास्ता, सड़क, राह, मार्ग। इसमें समानार्थी कौन सा नहीं है? सड़क नहीं है। पथ का समानार्थी रास्ता होता है, राह होता है और मार्ग होता है, लेकिन सड़क नहीं होती है। तो आपने जो ये पढ़ा, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आंसर थे भाषा बोध का आपका 4th नंबर का और 5th नंबर का क्वेश्चन करना है। और इसमें एक आपको लेखन कौशल के बारे में, जो यदि मैं सैनिक होता, इसके ऊपर आपको कम से कम 20 से 30 शब्दों के बारे में आपको लिखना है कि अगर आप सैनिक होते तो आप किस प्रकार का वर्णन करते। आज का कार्य आपका यहीं तक रहेगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके अध्ययन करेंगे।